पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश वालक शर्मा। और आज की हमारी खास मेहमान वो हैं जिनको आपने टीवी सीरियल्स हो या मूवीज हो हर जगह देखा है और आपने आवाज भी कहीं ना कहीं जरूर सुनी है। तो मैम आपको ना जब देखा ना मैं मुझे पता लगा ना कि आप हमें हमारे हैं, तो मुझे आपका ना एक सीरियल याद आ गया। सबसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वो सीरियल आता था ना आपका एक इस प्यार को क्या नाम हाय रे नंद किशोर। बस बस वही। मतलब मुझे देखिए, वो याद आ रही है सडन से। हॉट स्टार के साथ में, स्टार टीवी के साथ में बड़े पुराने रिश्ते हैं हमारे। तो इस प्यार को क्या नाम दूं भी स्टार प्लस का ही शो था। तो और आज तक जिंदा है, मैं था क्यों बोलूं, आज भी हम्म। वो चलता है और पॉपुलर है। लोग बहुत प्यार करते हैं उस शो को या। देखो जब मैं वो देखती थी ना मैम, तो तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपका इंटरव्यू करूंगी। तो मेरे फेवरेट थे आप, मतलब जो जैसे आपने वो बोला ना, तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू। यार आप तो बहुत अच्छे एक्टर्स, और अब तो आपकी आवाज इको में मैम, जो जिसको आपने जिस किरदार को अपनी आवाज देनी, वो चूल्हा नाम है उसका, क्या है वो किरदार क्या है? एक्चुअली जब मुझे शो के लिए बुलाया गया, इस शो के मैं हम्म। थोड़ी सी बात बोलना चाहती हूँ कि जब डबिंग वर्ल्ड की बात होती है तो सिर्फ आवाज की बात होती है। लेकिन चूंकि मैं हम्म। एक्ट्रेस हूँ, मैं मुझे लगता है एक आर्टिस्ट ने पर्दे पर इतनी मेहनत की है, परफॉर्मेंस किया है, और हम उसको दूसरी भाषा में जब डब कर रहे हैं, तो कहीं से कहीं भी उसके लेवल में कमी ना आए, उसकी परफॉर्मेंस में कमी ना आए। तो जब मैं चूल्हा का करेक्टर मुझे ऑफर हुआ, तो सबसे पहले मैंने यही जानना चाहा कि इस कहानी में वो किस तरह से सोचती है, किस तरह से किरदार जो है एक्ट करता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली सीरियल ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे पता है जब ये शो चलेगा, आई मैं क्रॉस फिंगर कर रही, पब्लिक इसको बहुत लाइक करेगी। तो हम्म। ये जो करेक्टर था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बोलना चाहिए उसको, क्योंकि उसकी लाइफ में जो कुछ हुआ है और उसकी वजह से अब जो वर्तमान में जो वो रिएक्ट कर रही है कि दूसरे किरदार को, मे बी वो बेटी की बेटी है शायद, हम्म। वो एक होता है कि आपके मन में कभी कभी गुस्सा होता है, कभी कभी आपके साथ कुछ घट जाता है जिसकी वजह से आपको गुस्सा होता है या नफरत होती है या आपको एक रिवेंज आपके मन में होता है। लेकिन एक्चुअली जब आप कहानी में आगे बढ़ते हैं, उस दूसरे किरदार से के बारे में और उसके साथ जो आपके रिश्ते बनते हैं, तो फिर वो चीजें बदलती जाती है। तो एक्चुअली वो नानी है, तो हम्म। डेफिनेटली अपने तरीके से रिएक्ट करेगी। उसकी लाइफ में जो कुछ हुआ है कहानी में और अब जो हो रहा है, सिर्फ वेरी गुड करेक्टर। मुझे प्ले करने में इतना मजा आया उसको, क्योंकि ऐसे किरदार जिनको करने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े। हम्म। मैं अपने आप को कभी भी उस तरह के वॉइस आर्टिस्ट या वॉइस डबिंग में नहीं इन्वॉल्व करना चाहती, जहां सिर्फ लाइंस पढ़ लो, हम्म। लाइंस पढ़ लो, डायलॉग्स पढ़ लो, क्योंकि वो आपने नहीं किया है, आप जस्ट डब कर रहे हो। नहीं, जी। मैं पहले देखती हूँ सीन और मैं महसूस करती हूँ, और हम्म। वो जो महसूस किया हुआ है अगर वो बराबर नहीं आ रहा है मार्क, तो मैं कई बार 3 रीटेक 4 रीटेक भी करती हूँ। मतलब कई बार होता है डायरेक्टर जो होता है, डबिंग डायरेक्टर, वो सेटिस्फाइड होता है, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज वन मोर। सो लाइक चूल्हा करेक्टर ऑल्सो लाइक दिस, कि मुझे मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। वेरी अच्छा, नाइस। जैसे जैसे आपने बताया ना मैम कि आप टेक लेते हो, तो मतलब जब भी डबिंग आर्टिस्ट की, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात चलती है ना, तो ये बात तो हमेशा माइंड में आती है कि जो इमोशंस एक करेक्टर को लेके निकलती है ना, जैसे आप एक्टिंग करते हो, कोई करेक्टर प्ले कर रहे हो, है ना, तो तब आपके सामने सामने एक करेक्टर भी होता है ना, एक मतलब कैमरे के सामने अब बहुत सारे लोग होते हैं, एक जिसके सामने आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। तो लेकिन ऑडियो में ऐसे कैसे, क्योंकि माइक ही होगा, है ना, तो वहां पे कैसे एग्जैक्टली, इमोशंस, गुस्सा मतलब इमोशंस कैसे होता है वो? करना पड़ता है, वही मैंने बोला, मेहनत जो करनी पड़ती है। हम्म। बिकॉज आप जब सीन, मैं वही मैंने बोला, मैं लाइंस नहीं बोलती, मैं सीन हम्म। देखती। और जब मैं सीन देखती हूँ, तो जब मैं डब करती हूँ, तो वो जो दूसरा किरदार कर रहा है, मैं उसको भी देखती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो हमको ट्रैक मिलता है कान में, हमको हम्म। ओरिजिनल ट्रैक मिलता है हेडफोन में, हम हम्म। उसको हम्म। लेके अपना डब करते हैं और दूसरे का सुनते हैं। तो मैं हमेशा दूसरे अच्छा। का जो रिएक्शन और एक्शन, जैसे हम एक्टिंग में देने की कोशिश करते हैं, हम वैसे ही वॉइस में भी मैं कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट
कई बार ऐसा भी करती हूँ कि जैसे हिंदी दूसरा कैरेक्टर डब करके गया है, तो मैं उसका भी हम्म ट्रैक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अगर हो सके तो सुना दो, क्योंकि बहुत हेल्प मिलती है परफॉर्म करने में, कि सामने वाला जब हिंदी में परफॉर्म, क्या है एक्चुअली, मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम्म मैंने सुना कई बार कुछ दर्शक हैं जो बोलते हैं कि जब और उनको इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश देखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ओरिजिनल साउंड जो है वो बेटर है, हिंदी डब जो है वो उतना लेवल पे नहीं है। देखो थोड़ा तो हम्म फर्क रहेगा, क्यों, क्योंकि टेक्निकली ओरिजिनल साउंड है और हम साउंड को डब कर रहे हैं, बट फिर भी हम्म मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो जो सामने वाला हिंदी बोल रहा है, और उनको ये बताना चाहती हूँ उन दर्शकों को कि वो हिंदी भाषा की अपनी एक मर्यादा कह लीजिए, या उसका साउंड है। जैसे हम बोल रहे हैं दूर, तो सिर्फ हम्म दूर भी बोल सकते हैं, मतलब दूर जा रहे हैं, वो बहुत खुश है। तो एक शब्द का एक एक ताल होती है, उसका एक जी। साउंड होता है। अब हम्म। इंग्लिश की अपनी एक अलग तालमेल है, हिंदी की अलग तालमेल है। अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही डब करेंगे तो वो तो फिर इंग्लिश ही हो गई ना। आप सोचो, हम फिर वो हम कॉमेडी भी तो करते हैं कई बार, इंग्लिश को कुछ जगह हिंदी में डब करते हैं, मैं जा हम्म रहा था, मैं आ रहा था, फिर आप ही मजाक उड़ाओगे। और हिंदी साउंड अपने तरीके की है, अगर आपको उसके तरीके से साउंड नहीं किया गया, उसको उसके शब्दों से नहीं खेला गया, तो फिर वो आपको डब ही लगेगा। तो ओरिजिनल साउंड क्रिएट करना है तो आपको हिंदी को हिंदी की तरह दिखना चाहिए। आप, ये उन हम्म लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश नहीं आती है और वो भाषा का आनंद लेना चाहते हैं, उस फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहती है हमेशा कि जो वो हिंदी है, कई बार लाइंस में कुछ शब्द होते हैं मुझे लगता है सटीक नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनम्रता से बोलती हूँ, क्योंकि ये रोल मेरा नहीं है, मेरा डब करना रोल है। लेकिन किसी का कोई आहत ना हो, कोई कोई बुरा ना माने, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज, मैं हिंदी भाषी हूँ, तो प्लीज ये शब्द, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कल्चर भी तो परोस रहे हैं ना लोगों के लिए। जैसे एक बिल्कुल। छोटा सा उदाहरण दूंगी, मुझे ऐतराज है, कभी कभी हम लोग कुछ कार्टून फिल्में डब करते हैं, तो हिंदी में कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते, उसको हम्म पपी या डॉगी बोलना पड़ता है। बट हम्म मुझे ऐतराज है, क्योंकि वो जो बच्चे आज के देख रहे हैं, जो पपी और डॉगी का मतलब, वो अंग्रेजी में भी पपी और डॉगी बोल रहे हैं और हिंदी में भी पपी डॉगी बोल रहे हैं, तो हम उन्हें एक कल्चर कहाँ दे रहे हैं। तो मेरी तो ये एक इच्छा भी रहती है और कोशिश भी रहती है, थोड़ा कभी कभी फाइट कर लेती हूँ कि नहीं, ये हिंदी की डबिंग है तो हिंदी ही लगनी चाहिए। अच्छा मैम, जैसे आपने अभी डब मूवीज की बात की ना कि एक्टिंग की हुई इंग्लिश में या किसी भी अदर लैंग्वेज में है आपके पास तो उसमें डब करना, तो आजकल तो जैसे इंडियन भी एनिमेटेड सीरीज बहुत सारी आ रही हैं जिसमें स्टार्टिंग की वॉइस आपने देनी है ना, तो उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जिसमें आपको पहले कुछ ना देखा हो सुना हो तो सीधा डब करना, आपको डायलॉग दिए हुए और डब करना, वहां पे कैसे आप अपने फीलिंग्स को इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हो, नहीं, बट डिफिकल्टीज ये आती हैं? प्रोसेस में है बेटा, ये प्रोसेस में होता है। हम हम्म। सिर्फ डब नहीं करते हैं, हम सीन्स देखते हैं। अब वही अच्छा। फर्क है कि हम जब सीन देखते हैं, वैसे भी डब करने के लिए भी हम्म टेक्निकली भी हमें टेक्निकल, देखिए डबिंग जो है ये कल्ट, एक टेक्निकल कल्ट है, तो हमें टेक्निकली तो चीजों को फॉलो करना पड़ता है। हम्म एक्टिंग में क्या है, हम फ्रीडम है, हम कितना भी चिल्ला सकते हैं, हम कितना भी हम्म धीमे बोल सकते हैं, बट हम्म ये माइक का कल्चर है, वहां मशीन का कल्चर है। तो हमें मशीनों और माइक का तो ध्यान रखना ही पड़ता है कि माइक से कैसे हमें बिहेव करना है, मशीन हमें किस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करेगी। कई बार होता है, बहुत अच्छा टेक होता है, हम बहुत चिल्लाने का कोई सीन है, बट इतना चिल्ला दिया कि फट गया, साउंड फट जाता है, हम्म क्योंकि मशीन हम्म है ना, उसकी लेवल करनी पड़ती है। तो फिर हमें दोबारा से टेक करना पड़ता है और कंट्रोल में करना पड़ता है। जबकि मैं एक्ट करती हूँ, चूंकि वहां लेवल है और वहां फ्रीडम ज्यादा है, तो मैं वहां कितना भी इंटेंसिटी से इनएक्ट कर सकती हूँ। तो एक तो ये टेक्निकली फर्क है कि हम्म तो टेक्निकली हमें देखना पड़ता है, और तब मैं ध्यान रखती हूँ कि वो जो परफॉर्मेंस है उसको ज्यादा से ज्यादा मैं ऑब्जर्व कर लूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं फॉलो कर लूँ। तो थोड़ी हम्म तकलीफ तो होती है, कई बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है,
जहाँ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम भी 3-3 4-4 रीटेक्स कर लेते हैं, लेकिन जब हो जाता है तो शांति मिल जाती है, खुशी मिल जाती है, सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि यस, वो जो आर्टिस्ट है मैंने उसके साथ न्याय किया, या मैंने उसके संग बेईमानी नहीं की। कि अब लोग जब उसको हिंदी में देखेंगे तो वो उतना ही इंजॉय करेंगे जितना इंग्लिश में इंजॉय कर रहे थे। सो जो एनिमेशंस होते हैं, थोड़ा सा कुछ एनिमेशन से मजा आता है, थोड़ा हम्म फन ओरिएंटेड होते हैं, हम वॉइस मेक करते हैं, वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं। ये एक फायदा है, जैसे कैमरे के सामने किरदार को इनेक्ट करने के लिए हम अपनी बॉडी लाइन, अपना मॉड्यूलेशन चेंज करते हैं, और कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, कभी हम टेढ़े होके चलते हैं, कभी हम फेस को कैसे करके चलते हैं। वैसे ही वॉइस में भी तो हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ता है कैरिकेचर में, और इसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है। हम अपनी हम्म वॉइस चेंज करके, मॉड्यूलेट करके, अलग अलग चेंज करके करते हैं। कई बार लोग विश्वास नहीं करते, अच्छा ये आपने डब किया है। जैसे कई बार राक्षस वाक्षस ऐसे रोल आते हैं, विच के रोल आते हैं, हम्म उसमें मैं फिल्मों, इतनी फिल्में हो गई ना, क्योंकि 40 इयर्स हो गए डब करते करते, तो मैं नाम भूल हम्म, जाती हूँ। बट कुछ फिल्मों में वो विच ही मेन कैरेक्टर थी, या विलेन का रोल हाँ था। हाँ तो ऐसे रोल करने हम्म में बहुत मजा आता है, क्योंकि वॉइस को बड़ा खेलने को मिलता है कि आप पतला कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं वॉइस को, और इनैक्ट कर रहे हैं उस तरीके से, डराने का है, हंसाने का है। तो अलग अलग भाव जो है, रस जो है, वो तो वॉइस में भी है ना। हम्म नौ रस तो वॉइस में भी क्रिएट कर रहे हैं। रोमांटिक है तो रोमांटिक आपको वॉइस बनानी पड़ेगी। आपका विलन है तो थोड़ा क्रूकेट वॉइस बनानी पड़ेगी। फनी है तो थोड़ा सा जरा आपको फन डालना पड़ेगा, कुछ क्रिएट करेंगे वॉइस को। तो गले का भी अपना बड़ा, एक्टर के जितना ही मॉड्यूलेशन का पूरा डबिंग के लिए आपको मौका मिलता है। और थैंक्स टू हॉट स्टार कि उन्होंने चूल्हा के लिए मुझे चूज किया, मुझे सेलेक्ट किया और मुझे मौका दिया। एंड मेरा विश्वास है कि ये वाला सीरीज जो है ये भी पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी है। हमारे डायरेक्टर्स, हम्म लैंग्वेज एंड ऑल एवरीथिंग। देखिए टीम वर्क होता है। अकेला एक आर्टिस्ट कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं जोतता है। उसका स्क्रिप्ट, उसका जो पूरा डायरेक्टर जो है डायरेक्ट करता है, वो जो चाहता है वो डिमांड कर रहा है, फिर हमारा टेक्निकल इंजीनियर जो है, मिक्सिंग, सब कुछ लगता है, सब कुछ लगता है। सो रियली मेरा विश्वास तो है। अब देखो आगे पब्लिक क्या रिएक्ट करती है, लेकिन मैं पब्लिक से अच्छा हमेशा ये कि प्लीज बिल्कुल डबिंग को एक लेवल पे लीजिए और उसको भी रिस्पेक्ट कीजिए। हम उन दर्शकों की बात करते हैं जो तमिल हैं, तेलुगु हैं, मराठी है, भोजपुरी है, जो एक हिंदी एक ऐसी भाषा है, सब भाषाओं में डब होती है, और हिंदी एक ऐसी हम्म भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान में, इनफैक्ट इंटरनेशनल भी जो हमारे हिंदुस्तानी बाहर हैं वो लाइक हम्म। करते हैं और सुनना पसंद करते हैं, फिल्म को देखना पसंद करते हैं। तो अच्छा मैम, जब भी बात चलती है ना डबिंग आर्टिस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ना, तो एक बात जो बहुत ही कॉमन सी कही जाती है कि जिसकी आवाज अच्छी है ना वो अच्छा डबिंग आर्टिस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है इसमें सच्चाई पॉइंट है, या एक्टिंग आनी जरूरी है डबिंग आर्टिस्ट के लिए भी? दोनों का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। जिनके पास हम्म आवाज है, मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आते हैं, मेरी आवाज अच्छी है लेकिन उन्हें हम्म मॉड्यूलेशन नहीं आता, प्लीज बंद करें, उनको मॉड्यूलेशन नहीं आता। तो अगर आप एक्ट नहीं करोगे, जो हमने अभी बात करी यही बात, तो हम्म वो जो किरदार एक्ट कर रहा है उसको मैच नहीं करेगा। आप कैसे करोगे? जैसे चेहरे पे आप पाउडर लगा देते हो, हम्म लेकिन पाउडर लगाने के बाद भी आप कटिंग देते हो, चेहरे पे लिपस्टिक लगाते हो, काजल लगाते हो, तब चेहरा खूबसूरत लगता है। वैसे ही आवाज का है कि उसमें मॉड्यूलेशन आएगा, उसमें एक्टिंग आएगी, उसमें समझ आएगी, तब वो चीज खिलती है। तो डबिंग के लिए सिर्फ हम्म आवाज, हमारे साउंड एंड विजन वाले जैसे हैं वो लोग सिखाते हैं, ट्रेंड करते हैं नए लोगों को। तो ऐसे बहुत सारी एकेडमी, अब तो, जब 40 साल पहले मैं आई थी तब बहुत कम आवाजें थी, हम्म ये आवाजें नहीं थी, रेडियो वॉइसेस थे। फिर जो एक्टर आए, एक्टरों ने डबिंग करना शुरू किया, वहां से एक चेंज शुरू हुआ, और वहां से डबिंग आर्टिस्ट एक शब्द आया। पहले बोलते थे डबर बुलाओ,
डबर में कई हम्म बार हम मजाक भी करते थे, डफर, बिकॉज हम्म नहीं कर पाते थे एक्ट, तो हमारी ही गलती थी। फिर एक्टरों ने डबिंग करना शुरू किया, तो फिर उस चीज को डबिंग आर्टिस्ट, डबिंग क्राफ्ट, ये सारे शब्द मिले और एक्चुअली ग्रोथ हुआ। अब जितने हम डबिंग आर्टिस्ट हैं, 40 साल पहले उतने लोग नहीं थे। अब हमारी एसोसिएशन है, अब काम भी बहुत हो रहा है, चैनल्स भी बहुत हो गए हैं, लोग भी सुनते हैं। पहले कहाँ था? तो बिल्कुल। एक तो ये हुआ कि चैनल्स ओपन होने से डबिंग की फिल्में बहुत आने लगी, प्रोग्राम्स आने लगे, बच्चों के प्रोग्राम्स हम्म आने लगे, कार्टून प्रोग्राम्स आने लगे। तो इस तरीके से वाइल्ड पूरा हो गया, तो वो चीज हो गई। तो डेफिनेटली जो आपने पहली चीज बोली कि आवाज अच्छी हो तो क्या डब कर सकते हैं, या सिर्फ एक्टर हो तो डब कर, नहीं। ये ज्वाइन, जब मैं एज एन हम्म एक्टर माइक के सामने खड़ी हुई, तो मुझे हम्म समझना पड़ा कि ये माइक है, इससे कितनी दूरी रखना है, इससे इससे अपने ब्लो कैसे, ब्लो एक होता भंग, हवा हम्म छोड़ते तो भंग करके आवाज आती है, तो ब्लो नहीं आना चाहिए। वो जो टेक्निकल इंजीनियर बैठ के, जो साउंड इंजीनियर हमको बता रहे हैं, उनको उनको समझना पड़ता है कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, आप कैसे फॉलो करोगे। तो वो हम्म सब चीजों को समझना जरूरी है। तब हम, मतलब मैं मोटी भाषा में कहती हूँ, जब कोई मुझसे पूछता, मैं कहती भाई, हर जगह, चाहे आप एक्टर बनना चाहें, चाहे आप डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहें, हर जगह पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई से मेरा मतलब है आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी बड़ी होनी चाहिए। अगर एक्टर बनने आए हैं आप, तो आपको अभिनय के बारे में, अब हमारे अभिनय में सिर्फ अभिनय नहीं है, आपका वॉइस भी है, आपका मेकअप हम्म भी है, आपका कॉस्ट्यूम भी है, आपकी लाइट भी है, आपका मंच भी है, आपका पूरा टेक्निकल, आपकी टीम, 100 पीपल खड़े होते हैं वहां पर। ऐसे ही डबिंग के लिए भी एक टीम है, आपको टीम के साथ तालमेल करना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े तुर्रम खां हैं, आप कुछ नहीं कर सकते अकेले, अगर आप टीम के साथ नहीं है। तो टीम को समझना बहुत जरूरी है, क्या डिमांड कर रहा है शो, आपसे क्या मांग रहा है, आपका करेक्टर आपसे क्या मांग रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको पढ़ाई करना जरूरी आप तो एक्टर भी हैं और डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, तो जो व्यूअर्स हैं उनके मन में ये तो बात जरूर उठी होगी कि आप पॉइंट्स कुछ दीजिए जो नए हैं, जो वो आना चाहते हैं, बेशक डबिंग में हो या एक्टिंग में हो, तो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो उनको अपने माइंड में जरूर सेट रखने चाहिए कि एक्टिंग में जाना हो या डबिंग में जाना हो, ये पॉइंट्स आपके सबसे ज्यादा जरूरी है। है। हमने लगता है बाद में थोड़ी चीजें तो बता दी है, कि अगर आप हाँ डबिंग में बहुत, जाना हाँ। चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक तो अपना डायलेक्ट, एक्टिंग में। हिंदी, क्योंकि हम हम्म हिंदी डब कर, एक तो जो भी भाषा आप डब कर रहे हो, उस हम्म भाषा के बारे में आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे हम्म आजकल के बच्चे जब आते हैं, तो वो चूंकि मिशनरी स्कूल से, इंग्लिश स्कूल से पढ़कर आते हैं, तो उनके प्रोनाउंसिएशन कई बार, गलत तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, वो हिंदी के नहीं है। अगर इंग्लिश आप टच हिंदी आता डब है। कर रहे हो, तो हिंदी डायलेक्ट आना जरूरी है, हिंदी हम्म का प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, आप शुद्ध बोले और इम्पैक्ट के हम्म साथ। दूसरा, टेक्निकल, सिर्फ अपनी आवाज को मत सुनिए, हम्म आपकी आवाज उस पूरे फ्रेम में किस तरह से सज रही है, वो क्राफ्ट समझिए। आपको कैसे सजाना है उस फ्रेम में अपनी आवाज को, वो समझिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, इससे फर्क हम्म नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा नाच लेते हैं, इससे फर्क हम्म नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा गा लेते हैं। इससे फर्क पड़ता है कि आपको अपनी, अपने हुनर के बारे में कितना ज्ञान है, और अपने हुनर को उस फ्रेम में सजाने की कला कितनी मालूम है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मुझे बड़ा मजा क्यों आता है, बिकॉज मैं एक्टर हूँ, और मैं डबिंग से मेरा बड़ा फायदा हुआ मेरी एक्टिंग को, और एक्टिंग हम्म से बहुत फायदा हुआ मेरी डबिंग को। यहाँ का हुनर वहां हेल्प हो गया, वहां का हुनर यहाँ हेल्प हो गया। हम्म तो ये अभी जस्ट फिनिश हुआ, मेरा मीट जी पे था, हाँ। मीट खत्म हुआ, और ध्रुव तारा चल रहा है, लेकिन मेरा ट्रैक वहां से ऑफ हो गया है। अब मैंने 2 महीने की छुट्टी ली, क्योंकि हमारे, जो मैं टीवी पे काम करती हूँ, तो हम्म डेली शो जो इस तरह से काम करते हैं कि आपको छुट्टी नहीं मिलती। एंड आई हैव, हम्म मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। मुझे लगता है कि जैसे हम कैमरे के सामने रोल करते हैं, जैसे हम माइक के सामने रोल करते हैं,
ऐसे पर्सनल लाइफ में भी रोल करना होता है। मैं दादी भी हूँ, नानी भी हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने 2 महीने की छुट्टी ली है, लेकिन वॉइसिंग तो मैं कर रही हूँ। क्योंकि वॉइसिंग में एक फायदा होता है कि लंबा हम्म। कनेक्ट नहीं होता है, कुछ भी लंबी कंटिन्यूटी नहीं होती है। तो हम अपना काम करके आ जाते हैं, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हम अकेले होते हैं उस समय। और एक्टिंग में क्या होता है, आपको बहुत सारी लोगों के साथ आपको एक सीन बनाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो वो मैं कर रही हूँ। और आई होप कि मैं फैब के बाद नया शो ले रही हूँ, अच्छा शो ही करूंगी डेफिनेटली। पब्लिक भी मुझे उस तरह से देखती है, और मैं भी पब्लिक से उसी तरीके से बात कर पाती हूँ, और हक जता पाती हूँ उनके प्यार पे, कि भाई जो उम्मीद कर रहे हैं, मैं उस उम्मीद पर कहीं खरी उतरी हूँ क्या। तो वो तभी बिल्कुल। पॉसिबल है जब आपको वो परफॉर्मेंस करने को मिले। तो आई होप कि फैब के बाद मेरे पास है 2-3 प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट सामने करूंगी ये तो तब वक्त बताएगा। बट कहते ना कि भाई जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके बाद जाना कहाँ, ये हमारा गुरु मंत्र हो गया इंडस्ट्री का। कि भाई हम तो, एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा खिताब होता है कि जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहा हो तब तक भी वो काम करे। उसको बिल्कुल। पब्लिक कहते, कभी जब कविता पढ़ता है और तालियां बजती हैं तो वो उसका उसका अवार्ड होता है। ऐसी आर्टिस्ट जब जब तक पर्दे पे इनएक्ट करता है और पब्लिक उसको कहती है कि आपने बहुत अच्छा किया, और वो कोशिश करता है अच्छा करने की, तब तक वो जिंदा रहता है। तो मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, तो मैं तो करती रहूंगी और आप लोगों के सामने बनी रहूंगी। बस फेजेस बदलेंगे, पहले मैं यंग रोल कर रही थी, अब मैं दादी नानी कर रही हूँ। शायद और आगे तो मैं ग्रेट ग्रैंड मदर का रोल करूंगी और बुढ़ी होके। मैं हमेशा एक नाम लेना चाहती हूँ, ज़ोहरा सहगल जी, मेरी हम्म। बड़ी आई है। मैं उन्हें इतना लाइक करती हूँ, और मैं को हमेशा मैं कहती हूँ जैसे वो लास्ट तक काम कर रही थी ना, मैं भी आखिर तक काम करूंगी। और वही मेरा अवार्ड होगा सबसे बड़ा। और बिल्कुल, बाकी और हम चाहते हैं कि हम आपको देखते रहें। यस यस। और हम चाहते बेशक हैं इस। दर्शकों से अपने डबिंग के दर्शकों से कहना चाहते हैं, जो हमारी डब फिल्में, कि भाई हमारी डब फिल्में आप पसंद करें, और यहाँ भी हम्म। आप रिएक्शन दें। यहाँ भी उनके भी कमेंट्स लेने चाहिए, उनकी भी, जैसे हम एक्टिंग में लेते हैं उनके कमेंट्स लेते हैं, फिल्मों में हम उनके कमेंट्स लेते हैं कि फिल्म अच्छी लगी बुरी लगी, हमें डबिंग के भी कमेंट्स लेने चाहिए। और उन चीजों से ध्यान, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री को, डबिंग इंडस्ट्री को फायदा ही होगा उससे, कि पब्लिक क्या चाहती है, कहाँ कहीं अगर कोई गैप आ रहा है तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है दर्शकों से कहना चाहिए कि प्लीज, आपका हक है, आप रिएक्ट करिए, आप बताइए आपको कैसा लगा हमारा प्रोजेक्ट। एंड रियली थैंक यू, बहुत मजा आया आज बात करके। मैम मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे बहुत कुछ स्पेशली सीखने को मिला। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ना, वो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू। पब्लिक को नमस्ते। आपको भी नमस्ते।